ख्वाहिश बिल्कुल चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। कुछ सेकंड बाद ख्वाहिश धीरे से बोली, सॉरी मिस्टर बजाज, शायद मैं आज। अभी ख्वाहिश इतना बोल ही रही थी कि उससे पहले अनुज की आवाज उसके कानों में गई। अनुज थोड़ा उदास होकर बोला, मिस ख्वाहिश, अगर आपको मेरा आपसे डिनर के लिए पूछना सही नहीं लग रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, पर वो आज मेरा बर्थडे था और मेरे कुछ ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं और मुझे बर्थडे मनाना इतना पसंद भी नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे ही पूछ लूं कि क्या आप आज फ्री हो तो हम दोनों साथ में डिनर के लिए बाहर चलें। अनुज की बातें सुनकर ख्वाहिश को थोड़ा बुरा लगा। फिर वो अनुज से बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर बजाज, और मैं आपके साथ डिनर पर चलने के लिए रेडी हूं। ख्वाहिश की ये बात सुनते ही अनुज की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बोला, थैंक यू, थैंक यू सो मच मिस ख्वाहिश, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। ख्वाहिश ने ये सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं की। कुछ देर और बातें करने के बाद ख्वाहिश ने कॉल कट कर दिया। फिर ख्वाहिश की नजर वॉल क्लॉक पर गई जिसमें अब तक 6:30 हो रहे थे। फिर वो एक एक करके अपनी सारी फाइलों को बंद करने लगी क्योंकि अब उसे डिनर पर जाने के लिए रेडी होना था। ख्वाहिश ने बस लास्ट फाइल को कंप्लीट किया, उसे बंद कर अपने एक बैग को ओपन किया और उसमें से अपने लिए ड्रेस निकाल रेडी होने चली गई। ख्वाहिश हमेशा एक एक्स्ट्रा ड्रेस अपने साथ रखती थी कि ताकि अगर किसी इमरजेंसी में उसे कहीं जाना पड़ जाए तो उसके पास पहले से ही ड्रेस हो, क्योंकि अगर उसके पास ड्रेस नहीं होता तो आद्यंत से तो कभी भी नहीं बोल पाती और गंदे ड्रेस में वो आद्यंत के साथ जा भी नहीं सकती। वो जल्दी से चेंजिंग रूम में जाकर अपने ड्रेस को चेंज करती है। थोड़ी देर में वो तैयार हो जाती है। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। तैयार होने के बाद वो एक बार फिर से टाइम चेक करती है जिसमें अब तक 7:30 हो गए थे। इस समय उसके फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। वो उसे ओपन कर चेक करती है जिसमें अनुज का व्हाट्सएप मैसेज था। उसने ख्वाहिश को बाहर बुलाया था। उसे मैसेज को रीड करने के बाद ख्वाहिश तुरंत केबिन से बाहर आई। अब तक ऑफिस के सभी एम्प्लॉय जा चुके थे। ख्वाहिश चलते हुए ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकली। बाहर आते ही अनुज की कार के पास आई और अनुज अपनी पॉकेट में हाथ डाले बड़े ही स्टाइल में खड़ा था। ख्वाहिश आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए उससे मिली। वहीं अनुज ख्वाहिश को देखा तो बस देखता ही रह गया। ग्रे कलर का स्लीवलेस गाउन में ख्वाहिश बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा रंग उसमें उभर कर आया था। ख्वाहिश के काले घने लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। अनुज कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर खड़ा ही रहा और फिर आगे बढ़कर ख्वाहिश से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। पहले ख्वाहिश को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो धीरे से अनुज से हाथ मिलाए। इसके बाद अनुज बड़े ही जेंटलमैन तरीके से कार का डोर ओपन किया। ख्वाहिश थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, पर फिर वो कार में बैठ गई। अनुज भी दूसरे साइड से जाकर कार के बैक सीट पर बैठ गया। दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर कार को आगे बढ़ा दिया। ख्वाहिश एक बार फिर से अनुज की तरफ देखते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मिस्टर बजाज। सॉरी, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट नहीं ला पाई। वो आपने मुझे एन मोमेंट पर बताया तो मैं आपके लिए कुछ अरेंज नहीं कर पाई। ओह, इट्स ओके मिस ख्वाहिश। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। मैं तो सिर्फ आपके साथ एक डिनर पर जा रहा हूं, तो आप बर्थडे के बारे में भूल जाइए। इतना बोल अनुज ने एक स्माइल पास किया। ख्वाहिश भी उसकी तरफ देख स्माइल करने लगी। कुछ देर बाद उनकी कार एक 5 स्टार होटल के सामने आकर रुकी। ड्राइवर जल्दी से बाहर आया और कार का डोर ओपन किया। सबसे पहले अनुज बाहर आया, फिर वो दूसरी तरफ जाकर जैसे ही ख्वाहिश का डोर ओपन करने वाला था, उससे पहले ही वो खुद जाकर डोर ओपन किया। ख्वाहिश को अभी भी थोड़ा अटपटा लग रहा था, पर वो अपने चेहरे पर स्माइल चिपकाए उसकी तरफ देखे। फिर दोनों साथ में होटल के अंदर चले गए। होटल में पहले से ही अनुज ने दोनों के लिए एक स्पेशल रूम बुक किया हुआ था।
जहां पर आज उन लोगों की एक बहुत ही शानदार डिनर का इंतजाम किया गया था। अनुज ख्वाहिश के साथ उस रूम में गया। जैसे ही ख्वाहिश बैठने लगी, तभी अनुज एक बार फिर से किसी जेंटलमैन की तरह चेयर को पीछे की तरफ पुल किया और ख्वाहिश को उस पर बैठने का इशारा किया। अरे मिस्टर बजाज में कर लेती ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ख्वाहिश हिचकिचाते हुए धीरे से बोली। वही ख्वाहिश की बात पर अनुज तुरंत ही दूसरी तरफ गया और अपना चेयर पुल करके बैठते हुए नॉर्मल वे में बोला, इट्स ओके मिस ख्वाहिश, आज आप मेरी गेस्ट है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। मिस्टर बजाज, आप भी ना सच में। अब मैं क्या ही बोलूं आपको? ख्वाहिश हल्का मुस्कुराते हुए अनुज से बोली। अरे मिस ख्वाहिश, आप कुछ भी बोल सकती हैं, मैं माइंड नहीं करूंगा। ख्वाहिश की बात पर अनुज तुरंत बोला, लेकिन अब ख्वाहिश कुछ नहीं बोली। तभी वेटर वहां पर सबसे पहले उन लोगों के लिए स्नैक्स और सूप लेकर आया। ख्वाहिश ने ध्यान से देखा तो वो सारी चीज उसी के पसंद की थी, पर वो कुछ नहीं बोली। वहीं अनुज ख्वाहिश के चेहरे को देख रहा था। वो उसके एक्सप्रेशन को देख सब समझ गया था। वो चाह रहा था कि ख्वाहिश कुछ बोले, पर ख्वाहिश कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद वेटर उन लोगों के लिए बहुत सारे खाने की डिशेस लेकर आते हैं। ख्वाहिश एक बार फिर से नोटिस करती है कि वहां रखी सारी डिशेस उसी की पसंद की है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या मिस्टर बजाज ने उसकी इंफॉर्मेशन निकाली है या फिर ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। ये सोचते हुए ख्वाहिश एक बार फिर से चुप रह जाती है। वो अनुज से कुछ नहीं पूछती। दोनों डिनर करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वैसे ख्वाहिश तो चुप थी, बस अनुज ही बोले जा रहा था और ख्वाहिश उसकी बातों को सुनकर बस स्माइल कर रही थी। वहीं उसी होटल के एक और रूम में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। कुछ देर बाद मीटिंग कंप्लीट होती है और वो शख्स खड़ा होकर बोलता है, डील इज डन मिस्टर ठकराल। आई एम सो ग्लैड कि हम नॉमिनी इंडस्ट्रीज के साथ काम करने वाले हैं। मिस्टर ठकराल सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए बोले। वही सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, आद्यंत नोमानी था। मिस्टर ठकराल की बात सुन उसके होठों पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। फिर आद्यंत अपने असिस्टेंट जफर के साथ रूम से बाहर आता है। दोनों ही तेज कदमों के साथ चलते हुए होटल से बाहर जाने लगते हैं, पर तभी आद्यंत की नजरें एक रूम की तरफ जाती हैं, जिसका डोर हल्का खुला हुआ था। वहां बैठे शख्स को देखकर आद्यंत की आंखें लाल हो जाती हैं। आद्यंत साफ देख पा रहा था कि उस रूम में ख्वाहिश अनुज के साथ बैठी हुई है। उन दोनों को इस तरह से साथ में मुस्कुराते हुए डिनर करते देख आद्यंत तिलमिला उठता है। वो अपने हाथों को कश लेता है। वहीं जफर, जो कि थोड़ा आगे निकल गया था, वो आद्यंत को रुका देख पीछे मुड़कर देखा और उसे एक जगह खड़ा देख वो भी उसके पास आ गया। वो कुछ बोलने वाला था, पर उससे पहले ही उसने आद्यंत की नजरों का पीछा किया और वो भी ख्वाहिश और अनुज को साथ देख शॉक्ड रह गया। फिर उसकी नजर आद्यंत पर गई। आद्यंत को गुस्से से लाल देख जफर की तो हालात ही खराब हो गई। अब उसे ख्वाहिश के लिए डर लगने लगा था। उसे यही लग रहा था कि आद्यंत गुस्से में ख्वाहिश के पास जाकर कोई तमाशा ना करे। लेकिन उसे दूसरा झटका तब लगा जब आद्यंत ख्वाहिश के पास ना जाकर होटल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। जफर कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर वो भी आद्यंत के पीछे पीछे होटल से बाहर निकल गया। आद्यंत कार में जाकर बैठ गया। जफर भी फ्रंट सीट पर जाकर बैठा और तुरंत कार तेजी से वहां से आगे बढ़ गई। वहीं आद्यंत और जफर के जाने के करीब आधे घंटे बाद ख्वाहिश और अनुज भी रूम से बाहर आए। ख्वाहिश के होठों पर अभी भी स्माइल थी। मिस्टर बजाज, आप भी ना सच में बहुत मजाक करते हैं। मेरा तो हंसते हंसते मुंह दर्द होने लगा। ख्वाहिश अनुज की तरफ देखते हुए बोली। अनुज ख्वाहिश की बात पर हंसते हुए बोला, मिस ख्वाहिश, अगर आपको मेरे जोक्स इतनी पसंद है तो मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही जोक सुनाने के लिए तैयार हूं। वही ख्वाहिश कुछ नहीं बोली और होटल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। अनुज भी ख्वाहिश के पीछे पीछे बाहर आ गया। फिर दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। करीब 40 मिनट बाद
अनुज ने आद्यंत के घर के सामने कार रोका। ख्वाहिश तुरंत कार से बाहर आई। तभी अनुज भी दूसरी साइड से डोर ओपन करके बाहर आ गया। उसने एक नज़र घर की तरफ देखा और फिर वो ख्वाहिश की तरफ देख कुछ पूछने वाला था कि तभी उसने देखा कि ख्वाहिश अभी भी कार के डोर से चिपकी हुई खड़ी है। यह देख उसे कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने ध्यान दिया तो देखा कि ख्वाहिश का ड्रेस कार के डोर में फंस गया था और ख्वाहिश बार बार उसे निकालने की कोशिश में लगी हुई थी। अनुज आगे बढ़कर कार की कीज को लगाकर तुरंत कार का डोर ओपन कर दिया। अनुज के डोर ओपन करते ही ख्वाहिश जल्दी से अपने कपड़ों को बाहर खींच लिए। अब उसे अनुज के सामने बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। ख्वाहिश को ऑकवर्ड होते देख अनुज धीरे से उसके पास पहुंच गया और उसके हाथ पर अपने हाथ रख कर बोला, आप इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही है? ये सब तो होता रहता है। यह सुनकर ख्वाहिश हल्का सा मुस्कुराई। इस बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। वही अपने बालकनी में खड़ी मायरा अपने फोन में उन दोनों को इतने करीब देख उन दोनों के साथ की फोटो क्लिक कर ली। वो कई फोटोज एक के बाद एक लगातार खींच ली। फिर वो जल्दी से एक साइड जाकर छिप कर खड़ी हो गई। ख्वाहिश अनुज को मुस्कुराकर बाएं बोली और अनुज भी ख्वाहिश को बाएं बोलकर तुरंत अपने कार में बैठा और वहां से अपने घर के लिए निकल गया। ख्वाहिश कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही और फिर वो भी घर के अंदर चली गई। ख्वाहिश के जाने के बाद मायरा बाहर आई और वो अपने हाथ में पकड़े फोन की तरफ देखने लगी। उसके फोन में ख्वाहिश और अनुज की पिक्चर थी। उन्हें देखकर उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। ओ माय डियर लिटिल सिस्टर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आगे बढ़ गई हो। मुझे तो लगा तुम बहुत ही सीधी सादी मासूम सी हो, पर तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। हस्बैंड पास नहीं गया तो तुमने अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया। नॉट बैड। वैसे भी तुम्हारी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। आई एम इम्प्रेस। बस मैं ये सोच रही हूँ कि जब ये फोटोज तुम्हारा हस्बैंड यानी कि मेरा आद्यंत बेबी देखेगा तो वह कैसा रिएक्ट करेगा। सच में तब बड़ा मजा आने वाला है। मायरा अपने मन में ही बोली। इतना कहते हुए मायरा अपने फोन को देख मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। वही ख्वाहिश घर के अंदर आई तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठे आद्यंत पर गई। आद्यंत को वहां देख ख्वाहिश घबरा गई। उसे न जाने क्यों डर सा लग रहा था, पर फिर वो आद्यंत की नजरों से बचते हुए धीरे धीरे वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। अभी ख्वाहिश थोड़ी डर गई थी कि तभी आद्यंत की तेज आवाज उसके कानों में पड़ दी। आद्यंत तिरछी निगाहों से ख्वाहिश की तरफ देखते हुए अपने खतरनाक आवाज में बोला, रुको। आद्यंत के ऐसे बोलने पर ख्वाहिश रुक हिम्मत नहीं थी कि वो आद्यंत की तरफ मुड़कर देखे। वहीं आद्यंत अपने प्लेट में डिनर सर्व करते हुए बिना किसी भाव के बोला, अभी यहाँ आओ, कम हियर राइट नाउ। इतना सुनते ही ख्वाहिश की धड़कनें तेज हो गईं। डर के कारण उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आद्यंत के पास जाए, पर फिर वो एक गहरी सांस लेकर अपने छोटे छोटे स्टेप को आद्यंत की तरफ बढ़ा दी। आद्यंत गुस्से से आगे बढ़ता है और तुरंत एक बार फिर से ख्वाहिश को वहां से लगातार उसके होठों को अपने होठों में दबोच लेता है। फिर बड़े ही फोर्सफुली उसके होठों को चूमने लगता है। वो किस करने के साथ साथ उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। वही ख्वाहिश बार बार उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो जितना कोशिश करती है आद्यंत की पकड़ उस पर और भी ज्यादा कसती जाती है। ख्वाहिश स्ट्रगल करते हुए जब थक जाती है तो वो खुद को ढीला छोड़ देती है, पर अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वही आद्यंत जो कि ख्वाहिश के होठों को बड़े ही बेदर्दी से चूम रहा था, अचानक ही उसे अपने गालों पर कुछ गीला सा महसूस होता है, तो वो अपनी नजरों को ऊपर कर ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू गिरता देख आद्यंत झट से ख्वाहिश को छोड़ देता है। वो एक बार ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखता है जो कि पूरा आंसुओं से भरा हुआ था। ख्वाहिश के आंसुओं को देखकर आद्यंत को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके साथ ही साथ उसे न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी होने लगते हैं। वो तुरंत ख्वाहिश से दूर हो जाता है
और उसे उसी तरह छोड़ देता है और तुरंत रूम का डोर ओपन कर रूम से बाहर चला जाता है। बाहर खड़ी मायरा को जैसे ये महसूस होता है कि कोई डोर ओपन कर रहा है। वो जल्दी से एक साइड जाकर छिप जाती है। वो छिपकर देखती है कि आद्यंत गुस्से से बड़ी ही तेजी से रूम से बाहर निकल रहा है। वो अत्यंत को इतने गुस्से में जाते देखकर जल्दी से ख्वाहिश के रूम में आती है। ख्वाहिश फर्श पर अपने घुटनों में चेहरा छुपाए रो रही थी। ख्वाहिश को इस तरह रोते देख उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वो इस तरह स्माइल करते हुए ख्वाहिश की तरफ देखकर बोली, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे आद्यंत को अपना बना लोगी? उसने तुमसे 2 पल थोड़ा बातें क्या कर लिया? तुम तो कोई और ही सपने देखने लग गई। तुम चाहे कुछ भी कर लो, आद्यंत के लिए तुम एक दाग हो। इससे ज्यादा तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। वो कभी भी तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। इतना बोलकर मायरा ख्वाहिश की हालत पर मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली जाती है। मायरा के जाते ही ख्वाहिश उसकी बातों को सोचकर पूरी तरह से बिखर कर रोने लगती है। वो रोते हुए बोलती है कि क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? इतना बोल वो रोते रोते ही वहीं फर्श पर लेट जाती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वही दूसरी तरफ आद्यंत गुस्से से बाहर आकर अपने कार में बैठता है और अपनी कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा देता है। इस वक्त उसका चेहरा पूरा सख्त था। वो काफी स्पीड में अपनी कार को चला रहा था। कुछ देर बाद अपनी कार को एक सुनसान जगह पर रोकता है और एक झटके में डोर ओपन करके बाहर आता है। अभी उसके हाथों में वाइन का बोतल था। वो उस बोतल को लिए सामने बने पार्क की तरफ बढ़ जाता है और वहां रखे एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। बेंच पर बैठते ही आद्यंत अपने हाथ में पकड़े बोतल को सीधे अपने मुंह से लगा लेता है और एक एक करके वाइन की घुट लेने लगता है। अभी आद्यंत बैठकर वाइन पी रहा था कि इस समय वहां पर एक आदमी आकर बैठता है। आद्यंत की तरफ बड़े ही गौर से देखने लगता है। वो आदमी आद्यंत की हालत को देखकर हल्का मुस्कुराता है। लगता है बड़ी बुरी तरह से दिल टूटा है तुम्हारा किसी से। अभी तुम किसी दिलजले आशिकी की तरह दिखाई दे रहे हो। उस आदमी ने आद्यंत की तरफ देख स्माइल करते हुए बोला। उस आदमी की बात सुनकर आद्यंत सर्द निगाहों से उस आदमी की तरफ देखता है। क्यों, क्या हुआ? सही बोला ना? किसी लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा है? अब क्या करोगे? लड़कियां होती ही ऐसी हैं। वो वैसे ही हमारे दिल के साथ खेलती है और फिर हमारे दिल को तोड़कर चली जाती है। उसके बाद हम मजनू बनकर इधर उधर भटकते रहते हैं। वो आदमी ने आद्यंत की तरफ देखा और उसी तरह स्माइल करते हुए बोला, क्यों, तुम्हारा भी दिल टूटा है क्या, जो तुम इस तरह मुझे बोल रहे हो? आद्यंत उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, पर वो मुझे छोड़कर अपने फ्रेंड के साथ चली गई। उस आदमी की बात पर आद्यंत को ख्वाहिश और यश की नजदीकियां याद आने लग जाती है, जिससे उसे गुस्सा आने लगता है। इसके साथ ही साथ आद्यंत की आंखों के सामने अनुज का चेहरा आने लग जाता है कि कैसे वो ख्वाहिश में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और हमेशा वो उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। ये सब याद आते ही आद्यंत अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। तभी उस आदमी की आवाज उसके कानों में जाती है, जो सामने की तरफ देखते हुए आगे बोलता है, आज मैं सिंगल हूं और मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, पर सच कहूं तो उसमें मेरी वाइफ की भी कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। मैंने कभी भी अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया, हमेशा काम में लगा रहा और वो बस मेरे इंतजार में अपनी रातें काटती रही। इस बीच मैंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। वो शादी के बाद अपने पति का प्यार पाना चाहती है, पर मैं काम में इतना बिजी था कि जैसे पूरी तरह से उसे भूल ही गया था और उसे जो अटेंशन, जो प्यार चाहिए था, वो प्यार नहीं मिला। मैंने अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, अपनी वाइफ को पीछे रखा। इस वजह से मैंने उसे खो दिया। ये बोलते हुए उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर वो इस तरह सामने देखते हुए आगे बोलता है, वो मेरा पहला प्यार थी और वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी।
पर मेरी वजह से वो आज मुझसे दूर है। इन सब की वजह कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूं। मेरे कारण ही आज हम दोनों दूर हैं। उस आदमी की बातें सुनकर आद्यंत को अपना सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे वो सब कुछ जानते हुए भी ख्वाहिश से दूर है। उसने ख्वाहिश को कितना दर्द दिया है। उसकी वाइफ भी तो उससे बहुत प्यार करती है, पर बदले में उसने कभी भी अपनी वाइफ को वो प्यार नहीं दिया जो वो डिजर्व करती है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाए और वो भी अकेला रह जाए। ये सब सोचकर आद्यंत घबरा जाता है और अपने हाथ में पड़े वाइन की बोतल को एक बार फिर से अपने मुंह के पास ले जाता है और उस बोतल में बचे सारे वाइन को एक ही बार में पूरा पी जाता है। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड होने की अनाउंसमेंट होती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। उस आदमी ने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी। उसकी काली गहरी आंखें बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। उसने अपने एक हाथ ट्रॉली बैग पकड़ धा था। वो तेजी से चलते हुए एयरपोर्ट के बाहर आता है। वह अपने पेंट के पॉकेट से सिगरेट निकलता है और उसे अपने होठों के बीच दबाकर लाइटर से जलाता है। फिर उसके लंबे लंबे कश लेने लगता है। वह कुछ सेकंड तक चारों तरफ अपनी गहरी निगाहों से देखता है। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। वो आदमी अपने होठों में लिए सिगरेट को नीचे फेंककर उसे अपने जूते से क्रश करता है। तभी ड्राइवर भागते हुए बाहर आता है और उस आदमी के हाथों से वो ट्रॉली बैग ले लेता है। फिर वो आदमी कार के बैक सीट पर जाकर बड़े ही आराम से बैठ जाता है। ड्राइवर भी जल्दी से ड्राइविंग शुरू करता है और कार को आगे बढ़ा देता है। अगली सुबह ख्वाइस ऑफिस आती है तो सबसे पहले अपने केबिन में चली जाती है। कुछ देर में वो आद्यंत का शेड्यूल रेडी कर उसके केबिन में आती है तो उसे आद्यंत कहीं नहीं दिखता। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगता है। तभी जफर भी वहां आता है। वो ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोलता है, आज बॉस आए नहीं हैं। न जाने वो कहाँ चले गए हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। इतना बोलते हुए जफर बार बार आद्यंत को कॉल मिला रहा था, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। जफर की बात सुनकर ख्वाहिश भी थोड़ा परेशान हो जाती है। वो भी अपना मोबाइल निकालकर आद्यंत को कॉल करने लगती है, पर आद्यंत का कॉल नहीं लग रहा था। ये देखकर ख्वाहिश को अब एक अजीब सा डर लगने लगता है। जफर और ख्वाहिश पूरे दिन इसी तरह आद्यंत का पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर आद्यंत का कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो दोनों ही आद्यंत को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्हें यही लग रहा था कि आखिर आद्यंत कहाँ जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मायरा को भी ये बात पता चल गया था कि आद्यंत कहीं नहीं है। वो अर्जुन के पास उससे मिलने के लिए चली जाती है। वो अर्जुन के पास जाकर उसके गोद में बैठ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, बेबी देखो ना, आद्यंत कहाँ चला गया है। उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। अर्जुन मायारा के गालों पर अपनी उंगलियां फिरा रहा था। मायारा की बात सुनकर उसे महसूस हो रहा था कि मायारा आद्यंत की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये महसूस कर अर्जुन मायरा से बोलता है, व्हाट द हेल मायरा, तुम उस इंसान के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो। वैसे भी वो इंसान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मेरा एक सौतेला भाई है और मैं यही चाहता हूं कि वो मर जाए, उसका कहीं कुछ पता ही न चले। मायरा जैसे ही अर्जुन की बात सुनती है, वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है और थोड़ी तेज आवाज में अर्जुन से बोलती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन। अभी हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ है और हमारा प्लान सक्सेस होने से पहले उस आद्यंत का इस तरह से समय से पहले मरना हमारे लिए बेनिफिट नहीं देगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें उसे आद्यंत की बहुत परवाह होने लगी है। अर्जुन गुस्से से मायरा के हाथों को कसकर दबाते हुए उससे बोला, मायरा। अर्जुन की बात पर उसके हाथ को झटकते हुए बोली, अर्जुन तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो अर्जुन, वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मायरा की बात पर अर्जुन और भी ज्यादा गुस्से से भड़कते हुए बोला, आज वो तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि तुम उसके लिए मुझसे लड़ रही हो। ये सब बोलते हुए अर्जुन गुस्से से पूरा लाल हो गया था।
वही मायरा अर्जुन के चेहरे पर गुस्से को देखकर प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, बच्चे, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कोई भी नहीं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि तुम हो। वो तो मेरे लिए सिर्फ टूल की तरह ही है जिसका यूज करके हमें बेनिफिट ही होने वाला है। और अपने एम तक पहुंचने से पहले अगर उसे कुछ हो गया तो इसमें हमारा ही नुकसान है। तुम क्या चाहते हो कि हमें नुकसान हो? हमने जो इतने सालों से मेहनत किया है वो सब कुछ वेस्ट हो जाए। अर्जुन अभी भी गुस्से से बौखलाया हुआ था, इसीलिए मायरा उसके चेहरे के करीब पहुंचकर उसके होठों को चूमने लगती है। अर्जुन, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वो मायरा के ऐसा करने पर कसकर उसके बालों को पीछे से पकड़ता है और बड़े ही रूडली उसके होठों को अपने होठों में दबोच लेता है। मायरा ये महसूस कर हल्का मुस्कुराती है, क्योंकि उसे अर्जुन का यह कहना भी अच्छा लग रहा था, और फिर उसके गले में अपने हाथ डाल उसके करीब चली जाती है और अर्जुन के किस में उसका साथ देने लगती है। दोनों ही अब एक दूसरे को पागलों की तरह चूमने लगते हैं। अर्जुन के कानों में बार बार मायरा की वही बात चल रही थी कि आद्यंत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सोच सोच कर अर्जुन पागल हो रहा था। और उस्क, ये सब बोलते हुए अर्जुन गुस्से से पूरा लाल हो गया था। वही मायरा अर्जुन के चेहरे पर गुस्से को देखकर प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, बच्चे, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कोई भी नहीं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि तुम हो। वो तो मेरे लिए सिर्फ टूल की तरह ही है जिसका यूज करके हमें बेनिफिट ही होने वाला है। और अपने एम तक पहुंचने से पहले अगर उसे कुछ हो गया तो इसमें हमारा ही नुकसान है। तुम क्या चाहते हो कि हमें नुकसान हो? हमने जो इतने सालों से मेहनत किया है वो सब कुछ वेस्ट हो जाए। अर्जुन अभी भी गुस्से से बौखलाया हुआ था, इसीलिए मायरा उसके चेहरे के करीब पहुंचकर उसके होठों को चूमने लगती है। अर्जुन, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वो मायरा के ऐसा करने पर कसकर उसके बालों को पीछे से पकड़ता है और बड़े ही रूडली उसके होठों को अपने होठों में दबोच लेता है। मायरा ये महसूस कर हल्का मुस्कुराती है, क्योंकि उसे अर्जुन का यह कहना भी अच्छा लग रहा था, और फिर उसके गले में अपने हाथ डाल उसके करीब चली जाती है और अर्जुन के किस में उसका साथ देने लगती है। दोनों ही अब एक दूसरे को पागलों की तरह चूमने लगते हैं। अर्जुन के कानों में बार बार मायरा की वही बात चल रही थी कि आद्यंत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सोच सोच कर अर्जुन पागल हो रहा था और उसकी पकड़ मायरा के कमर पर कसते जा रही थी। कोई एक झटके में मायरा के कमर को मसलते हुए उसे उठाकर सोफे पर ले गया, उसे लिटाकर तुरंत उसके ऊपर आ गया। इस बीच उसने मायरा के होठों को अपने होठों से अलग नहीं किया था। वही मायरा भी ये महसूस कर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि हमेशा से उसे अर्जुन का इस तरह से एग्रेसिव होकर रोमांस करना बहुत पसंद था। ये चीज तो वो आद्यंत से भी चाहती थी, पर उसे आज तक आद्यंत से ये सब नहीं मिल पाया था जो उसे अर्जुन से मिलता था। वही अर्जुन उसके होठों को काफी देर तक टोटली किस करने के बाद उसे छोड़कर अपने होठों को उसके गले और गर्दन पर चलाने लगता है। मायारा अर्जुन के ऐसा करने पर तेज तेज आहें भरने लगती है। अर्जुन मायारा के जिस्म पर अपने होंठ चलाते हुए एक एक करके उसके सारे कपड़ों को निकालकर फर्श पर फेंकने लगता है। वही मायारा भी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और वो भी आद्यंत के शर्ट के बटन को जल्दी जल्दी ओपन करने लगती है। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े रूम में इधर उधर बिखरे हुए थे और दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। मायरा की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। वहीं अर्जुन आज बहुत ही ज्यादा वाइल्डली मायरा के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो इस तरह से मायरा पर अपना हक जाता रहा था। आज वो मेरा को लेकर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया था, जिसे महसूस कर मायरा हल्का मुस्कुराती है। हालांकि अर्जुन के इतना वाइल्डली इंटीमेट होने से उसे बहुत पेन हो रहा था, पर उसे इस पेन में भी एक अलग ही इंजॉयमेंट महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ख्वाहिश पूरे दिन आद्यंत को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी।
उसने अब तक न जाने कितने कॉल्स आद्यंत को कर दिए थे, पर आद्यंत का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। भले ही आद्यंत ने कभी भी उसे प्यार ना दिया हो या कभी उसे अपनी वाइफ का दर्जा ना दिया हो, पर उसने तो हमेशा से आद्यंत को अपना सब कुछ माना था। और आज अचानक से आद्यंत के गायब होने से उसे अजीब सा डर और दिल ही दिल में दुख सा महसूस हो रहा था। अभी ख्वाहिश एक रूम में बैठकर आद्यंत को याद कर आंसू बहा रही थी कि इस समय उसका मोबाइल बज उठा। उसे लगता है कि शायद आद्यंत का कॉल हो। ये महसूस कर वो जल्दी से अपना फोन को उठाकर चेक करती है, पर उस पर आद्यंत का कॉल नहीं था। लेकिन फिर वो कॉल पिक करती है और बड़े ही उदास आवाज में उसे बोलती है, हेलो, हाँ बोलो। वहीं दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज ख्वाहिश के कानों में जाती है। वो ख्वाहिश की आवाज को सुनकर सब समझ जाती है कि इस वक्त ख्वाहिश बहुत दुखी है। वो ख्वाहिश के लिए परेशान होते हुए उसे पूछती है, क्या हुआ ख्वाहिश? वॉट हैपेंड? तू इस तरह से क्यों बोल रही है, जैसे कि मानो तुम बहुत दुखी हो? क्या बात है? क्या ये सब कुछ तेरे उस हस्बैंड के कारण हुआ है? हम ख्वाहिश धीरे से बोलती है, जिसे सुनकर वो लड़की आगे गुस्से से बोलता है, वो डॉग, वो तेरा पीछा कब छोड़ेगा? वो मर क्यों नहीं जाता? जिया, ख्वाहिश थोड़ी ऊंची आवाज में बोलती है, जिस पर जिया नाराज होकर बोलती है, हाँ तू हमेशा अपने हस्बैंड की फिक्र कर, उसके लिए परेशान हो और वो कभी भी तुझे कोई कद्र ना करे और तुझे बुली करे। तू कोई जानवर नहीं है या कोई अबला नारी नहीं है। यू आर नॉट अ पंचिंग बैग। पहले मेरी बात तो सुन। वो कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। अभी जिया बोल ही रही थी कि तभी ख्वाहिश बीच में बोली, जिस पर जिया रूडली ख्वाहिश से बोली, क्या वो मिल नहीं रहा है? कहीं मर तो नहीं गया? नहीं यार, वो कल रात ही घर से चले गए थे और आज अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ख्वाहिश जिया को बोली। इस पर जिया उसे समझाते हुए बोली, तो अच्छा है ना, तू आराम से रह। वैसे भी वो आदमी घर पर रहता है तो हमेशा तुझे टॉर्चर ही करता है। वो ऑफिस भी नहीं आए। ख्वाहिश ने फिर जिया से कहा, तो क्या हो गया? वो जरूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा होगा। जिया ने ख्वाहिश से कहा, नहीं, वो मायरा के साथ नहीं है, क्योंकि मायरा भी उनके लिए बहुत परेशान है। ख्वाहिश बोली, वो तो होगी ही ना, आखिर वो तेरे हस्बैंड की रखैल जो है। जिया चिढ़ते हुए ख्वाहिश से बोली, पहले तू मेरी पूरी बात तो सुन ले। इतना कहकर ख्वाहिश एक एक करके जिया को सारी बात बता देती है कि कैसे कल रात को वो घर आई तो आद्यंत गुस्से से उसके साथ जो जो भी बिहेव किया और वहां से चला गया। वो सब कुछ वो जिया को बता देती है। हाँ, तो क्या हो गया? वो खुद से गया है ना, आ जाएगा वापस। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तू उसके लिए इतना परेशान हो रही है। उसकी माँ है उसकी फिक्र करने के लिए, उसकी पूरी फैमिली है। तुझे इस तरह से उसकी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तू उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही है? जब वो तेरी ज्यादा फिक्र नहीं करता, उसे तेरी जरा सी भी केयर नहीं है। जिया ख्वाहिश की बात सुनने के बाद बोली, जिया यार, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ख्वाहिश जिया की बात को अनदेखा करते हुए बोली, अच्छा ही है ना, वो जो वापस नहीं आएगा, उसे कुछ हो जाएगा तो तू आजाद हो जाएगी। उसके रिश्ते से यार तू कब समझेगी? निकल उस रिश्ते से। आखिर कब तक तू इस रिश्ते में घुट घुट कर जीती रहेंगी? तेरी भी अपनी लाइफ है, तुझे भी खुलकर सांस लेने का हक है, न कि इस तरह से दर्द भरी जिंदगी जीने का। वो इंसान तुझे डिजर्व नहीं करता। जिया बोली। ख्वाहिश और जिया दोनों ही कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे और फिर ख्वाहिश ने कॉल कट कर दिया। ख्वाहिश अभी भी आद्यंत को लेकर बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आद्यंत जा कहाँ सकता है। इस समय उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। ख्वाहिश को ऐसा लगा कि जैसे आद्यंत आ गया और ये सोचकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो तुरंत डोर के पास गई तो उसने देखा तो वहां पर जफर खड़ा था। जफर को देख ख्वाहिश उदास हो गई। वो इधर उधर नजर करके आद्यंत को ढूंढने लगी, पर जफर के साथ आद्यंत नहीं था। क्या सर मिल गए? ख्वाहिश जफर की तरफ देखकर उससे पूछे।
तभी जफर ख्वाहिश से बोला, यहां तो नहीं आया, पर हाँ, उसका पता चल चुका है। जफर की बात पर ख्वाहिश खुश हो गई। वो तुरंत ही खुशी से बोली, कहाँ पर है वो? जफर कुछ नहीं बोला, वहां से बाहर की तरफ निकलने लगा। तभी ख्वाहिश जफर के पीछे जाते हुए बोली, मैं भी आपके साथ चलती हूं। ख्वाहिश इतनी बेचैन थी कि वो बस एक बार आद्यंत को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखना चाहे यही थी। इसीलिए उसने ये भी नहीं सोचा कि अब तक रात हो चुकी है और इस तरह से उसका बाहर जाना सही होगा या नहीं। वही जफर ने जैसे ही ख्वाहिश का बात सुनी तो वो भी हैरान रह गया, पर फिर ज्यादा कुछ न सोते हुए वो ख्वाहिश को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर में ख्वाहिश और जफर दोनों ही कार में बैठे हुए थे। उनकी कार फुल स्पीड में आगे बढ़ रही थी। शहर से दूर एक शांत एरिया में बना बड़ा सा बंगला, उसके सामने जफर की कार आकर रुकी। ख्वाहिश और जफर दोनों ही कार से बाहर आए और उस बंगले की तरफ बढ़ गए। बाहर कहीं गार्ड्स खड़े थे जो कि उस बंगले की सिक्योरिटी के लिए थे। अचानक ही दो लोगों को वहां देख वो गार्ड्स उन्हें रोकते हुए बोले, आप लोग ऐसे अंदर कहाँ जा रहे हैं? जफर उस गार्ड की तरफ देखकर घूरा और उसे अपनी तेज आवाज में बोला, मुझे अपने सर से मिलना है, मैं उनका असिस्टेंट हूं। हालांकि वो गार्ड जफर उनको अंदर तो नहीं भेजना चाहता था, पर जफर के खतरनाक ऑरा को देख वो गार्ड डर गया और वो जफर को अंदर जाने से रोक नहीं पाया। फिर जफर और ख्वाहिश दोनों ही बंगले के अंदर गए। अंदर जाते ही एक मेड से पूछने पर पता चला कि आद्यंत तो अपने रूम में है। जफर और ख्वाहिश दोनों ही आद्यंत के रूम की तरफ बढ़ गए। रूम का डोर बंद था। दोनों डोर के पास खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो यही सोच रहे थे कि कौन डोर ओपन करवाए। कुछ देर बाद जफर ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। पर मैं क्यों, आप उनके असिस्टेंट हैं तो आप जाइए। ख्वाहिश जफर की बात पर तुरंत उससे बोली। जफर ख्वाहिश को समझाते हुए बोला, अगर मैं असिस्टेंट हूं तो तुम भी तो उनकी सेक्रेटरी हो, तो इसमें क्या बुराई है? तुम ऐसा करो, तुम पहले जाकर बस उससे मिलो, फिर मैं आकर मिलता हूं। इतना बोलकर जफर जाने लगा, पर तभी ख्वाहिश उसे रोकते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। आप जाओ, और शायद अभी उनको आपकी जरूरत हो, इसलिए आपको अंदर जाना चाहिए। जफर समझ नहीं पा रहा था कि ख्वाहिश को अंदर कैसे भेजें, क्योंकि उसकी खुद की अंदर जाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वो ख्वाहिश को समझा रहा था, पर ख्वाहिश थी कि डर के कारण अंदर नहीं जाना चाह रही थी। उसकी तो खुद ही हालत खराब हो रही थी। इतनी दूर से चलकर तो वो जफर के साथ आ गई कि वह आद्यंत से मिलेगी, पर अब यहां आकर वो कुछ कदम के फासलों को मिटाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। अचानक ही जफर का फोन बजने लगा। जफर अपने पेंट के पॉकेट से फोन निकाला और ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला, ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम अंदर जाओ, मैं कॉल अटेंड करके आता हूं। इतना बोल जफर ने तुरंत अपना कॉल पिक कर लिया और वहां से जाने लगा। तभी ख्वाहिश धीमी आवाज में बोली, पर मैं कैसे अंदर जाऊं? जफर वहां से जाते हुए आंखों से ही उसे अंदर जाने का इशारा किया। अब तो ख्वाहिश की हालत ही खराब हो गई। वो कुछ सेकंड तक खुद को हिम्मत दिया, एक गहरी सांस लेकर डोर को नॉक किया। तभी अंदर से भरी आवाज आई, काका, आप जाइए, मेरा अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। इस आवाज को सुनकर ख्वाहिश सहम गई, पर फिर वो हिम्मत करके दोबारा से डोर पर नोक की। ऐसे दोबारा लॉक करने पर आद्यंत अब इरिटेट हो गया और वो गुस्से से बोला, मैंने कहा ना जाइए। तभी ख्वाहिश के हाथों से डोर ओपन हो जाता है। सामने आद्यंत सिर्फ अपने शर्ट में था और ट्राउजर वो अपने हाथ में लिए हुए था, जैसे मानो वो अभी उसे पहनने जा रहा हो। उसने शर्ट के बटन भी बंद नहीं किया था। ख्वाहिश आद्यंत को ऐसे देख हैरान रह गई। वहीं आद्यंत भी ख्वाहिश को वहां देखकर बिल्कुल चौंक गया। दोनों के ही चेहरे पर हैरानी थी। कुछ सेकंड तक ऐसे ही एक दूं